देश के बंटवारे की टीस है ऐसी, देश के बंटवारे की टीस है ऐसी, जो ये हरदम खटकती है। देश के बंटवारे की टीस है ऐसी, जो ये हरदम खटकती है। बंटवारे में देश की जनता ही पिसती है। कौन रोके, कौन रोके आंसुओं के उमड़ते सैलाब को। कौन रोके आंसुओं के उमड़ते सैलाब को। यहाँ रमजान रोता है, वहाँ मुन्नी सिसकती है। यहाँ रमजान रोता है, वहाँ मुन्नी सिसकती है। So guys, once again you are most welcome in your educational channel Samaj, and we are going to start our lesson. The lesson is a girl with a basket, and this is the second part. प्यारे मित्रों, आप सबका समझ चैनल में स्वागत है। और आज हम इसके ए गर्ल विद अ बास्केट इस पाठ का जो बचा हुआ हिस्सा था उसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम इसको शुरू करते हैं जहाँ से हमने कल छोड़ा था, उसी के आगे से। द चिल्ड्रन selling basket were sons and daughters of these refugees. They or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying hard to make a living in markets already overcrowded. They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. The peasants among these refugees had been accustomed to a little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इनको जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। और इनमें से हम सबसे पहले लेते हैं कि डॉटर्स, आप सभी परिचित हैं, पुत्रियां, सन्स पुत्र, और रिफ्यूजी एक शब्द है। रिफ्यूजी का हमने कल बताया था कि जिसका अभिप्राय होता है शरणार्थी बच्चे, अर्थात वो बच्चे जो किसी देश से आए हुए होते हैं, यहाँ शरण लिए हुए होते हैं, तो ये उसको रिफ्यूजी कहते हैं। पेरेंट्स, माता पिता, रिलेटिव्स, उनके जो रिश्तेदार, गैदर्ड इकट्ठा होना, स्टॉल्स दुकानें, मैन्युफैक्चरिंग बनाना, उत्पन्न करना, और सिंपल आर्टिकल्स साधारण वस्तुएं, ट्राइंग कोशिश करना, लिविंग जीविका, इन मार्केट्स बाजारों में, ओवरक्राउडेड भरा हुआ, अत्यधिक भीड़ वाला, ग्रास सेट्स घास के बने हुए तंबू, लाइंड लाइन में, पीसेंट्स कहते हैं फार्मर्स को, किसान, अकस्टम हैबिचुअल अभ्यस्त, लिटिल ऑल देयर लिप्स, एनुअल इनकम, एनुअल वार्षिक, ईयरली, एनुअल इनकम, ईयरली इनकम वार्षिक आमदनी, एग्रीकल्चरल फैमिली अर्थात एक कृषि परिवार, एक्सीड नॉट मोर देन ज़्यादा होना,
एवरेज एक औसतन, $100 एक डॉलर्स a ईयर एक साल में, अर्थात इन ए ईयर। अनस्किल्ड अकुशल, स्किल्ड माने कुशल, अनस्किल्ड अकुशल। तो आइए हम अब इसके जो है वो हिंदी में सरल अर्थ देखते हैं, इसके बाद इसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे क्योंकि यही हमारे इम्तहान में आता है। तो चलिए, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, ये जो बच्चे थे ये बास्केट जो बेच रहे थे, टोकरी जो बेच रहे थे, वे सभी पुत्र और पुत्रियां उन रिफ्यूजी शरणार्थी लोगों की थीं। दे आर देयर पेरेंट्स, वे और उनके माता पिता या उनके जो रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे, वो सब शहरों में इकट्ठा हो गए थे और वहाँ पर अपनी छोटी स्टॉल्स, दुकानें जो है वो लगा रखी थी, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, छोटी छोटी सिंपल साधारण आर्टिकल्स, वस्तुओं को, गुड्स को वो उसमें मैन्युफैक्चर कर रहे थे, अर्थात उत्पादित कर रहे थे। और ट्राइंग हैड टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, और उस मार्केट में, उस बाजार में अपनी जीविका चलाने की कोशिश कर रहे थे। ट्राइंग कोशिश कर रहे थे, जो कि ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो मार्केट पहले से ही अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले, अर्थात जो पहले से ही भरे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, वे ग्रास सेट्स अर्थात घास के बने हुए सेट्स में, तंबुओं में रहते थे, जो स्ट्रीट्स, गलियों में लाइन की लाइन में बने हुए थे। द पीसेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन रिफ्यूजीज में, इन जो शरणार्थी थे उनमें से जो किसान थे, पीसेंट्स फार्मर थे, किसान थे, हैड बीन अकस्टम्ड, उनकी आदतें हो गई थीं थोड़े में गुजारा करने की, टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स फॉर द एनुअल इनकम, थोड़े में गुजारा करने की उनकी अकस्टम्ड हो गई थी, आदत हो गई थी। देवर हैबिचुअल, बिकॉज उनकी जो एनुअल इनकम थी, जो वार्षिक जो उनकी आमदनी थी एग्रीकल्चरल फैमिली से, अर्थात कृषि परिवार से, वो डज नॉट एक्सीड, वो एक एन एवरेज, एक औसत $100 अर्थात $100 से ज़्यादा नहीं थी, एक्सीड नहीं थी, अर्थात उनकी जो आमदनी थी वो वार्षिक आमदनी $100, $100 से ज़्यादा नहीं थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक 30 सेंट्स अ डे, जो अनस्किल्ड अकुशल लेबर था, श्रमिक था, वो एक दिन में 30 सेंट्स, 30 सेंट से, सेंट अमेरिका का डॉलर का एक छोटा हिस्सा होता है, जैसे अपने यहाँ पर रुपए का चेंज जो है वो पैसे होते थे, उसी तरह से ये डॉलर का जो है छोटा जो सिक्के होते हैं उनको सेंट्स कहते हैं। तो 30 सेंट से ज़्यादा ये एक दिन में नहीं होता है। देन $2 अ वीक, और इसका मतलब है कि ये एक सप्ताह में $2 बैठता है। तो आइए इसको पहले हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वो देख लेते हैं। पहले ही की तरह दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट एंड इट इज रिटन बाय A.G. गार्डिनर। अब इसका हम कॉन्टेक्स्ट लिखने की कोशिश करते हैं। इन दीज लाइन्स द राइटर इज डिस्क्राइबिंग
अबाउट द रिफ्यूजी चिल्ड्रन। तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और ये देखते हैं आइए कि कैसे हम इसका एक्सप्लेनेशन करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आइए देख लेते हैं। इन दीज लाइन्स राइटर इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ दीज रिफ्यूजी चिल्ड्रन। These refugee children were sons and daughters of those people who came from Pakistan to India, and their parents and relatives gathered in the cities, and they had stalled, setting up stalls on them. They started manufacturing simple articles, and they were trying to make some income from these goods. The market was already overcrowded. Their houses were made of cloth and grass, and they were situated in the streets in a line like a jhuggi in Bombay and Delhi. These peasants among these refugees, these farmers were habitual to live in very little because their annual income, yearly income was very less, and it was not more than $100 a year. Average unskilled laborers' income was 30 cents a day, or it was less than $2 per week. और आगे देख लीजिए, देयर इज 1 meal a day, केवल दिन में एक ही बार मील भोजन होता था, और उनके भोजन में ओनियन अर्थात प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का ब्रेड का एक टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स, और यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है पल्स, तो एक कटोरी जो दाल दूध के साथ, परहैप्स, और संभवतः अ बिट ऑफ गोट चीज, ये संभवतः गोट की चीज रहती थी, अर्थात बकरी के जो पनीर होता था वो रहता था इनके भोजन में। नो टी, ना ही उनके भोजन में टी होती थी, चाय होती थी, ना ही कॉफ़ी होती थी, और नो फैट, ना ही कोई वसा होती थी, फैट चिकनाई वसा। नो स्वीट्स, ना मिठाई उनके भोजन में होती थी, और ना ही मांस इत्यादि उनके भोजन में होता था। $100 a year is about $2 a week. एक $100 अर्थात एक 100 रुपये एक साल का तात्पर्य ये होता है कि $2 एक हफ्ते में। Yet even that small amount is hard to earn. और ये भी छोटी सी अमाउंट का मतलब होता है धनराशि, इज हार्ड टू अर्न, इसको कमा पाना बहुत मुश्किल था। क्यों? केवल बास्केट्स को बेच करके, टोकरी को बेच करके इस अमाउंट को, इस छोटी धनराशि को कमा पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पीपल टू पुअर टू बाई देम, क्योंकि लोग इतने गरीब थे कि वो उसको खरीद नहीं सकते थे।
and that no doubt, और इसी तरह से ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, that no doubt, निसंदेह, the reason, यही कारण था कि these little children, ये छोटे छोटे जो बच्चे थे, डिसेंडेड का मतलब उतरना, और इसका कभी कभी जो है वो एंटोनिम्स पूछा जाता है, अर्थात अपोजिट पूछा जाता है। डिसेंड माने उतरना और इसका एसेंड, डिसेंड का अपोजिट एसेंड होता है, ये भी पूछा जाता है। तो डिसेंडेड वो बच्चे, लाइक लोकस्टस, एक टिड्डी दल की तरह मेरे ऊपर जो है वो डिसेंडेड, टूट पड़े, उतर पड़े। आई एन अमेरिकन, बहुत ये इम्पॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। आई एन अमेरिकन वाज अ डाउटलेस मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, मैं एक अमेरिकन था और इस वजह से मैं निस्संदेह ही उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉमिसिंग मार्केट था, अच्छी मार्केट था, बाजार उनके लिए मैं एक बना हुआ था। प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, ऐसी बाजार जिसको पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। आई बॉट वन टीनी बास्केट, मैंने एक छोटी सी बास्केट, फॉर फ्यू आनाज, कुछ आना में, कुछ आनों में खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट, और दूसरी बास्केट को कुछ ज़्यादा पैसों में खरीदी। तो आइए अब हम इसको देख लेते हैं, नहीं तो ये बड़ा हो जाएगा। एक्सप्लेशन फिर से इसको आप करने की कोशिश कीजिए। तो रेफरेंस आप उसी तरह से लिखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डुगलस। और देयर इज वन मिल, और इसको हम जो है एक यहाँ पे सुधार भी है कि ये जो पहले हमने कहा था कि ये जो पाठ है ये ए.जी. गार्डिनर का लिखा हुआ है, ए.जी. गार्डिनर का नहीं, विलियम सी डुगलस का ये लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। तो दिस इज रिटन बाय विलियम सी डुगलस, एंड अब आप इसको कॉन्टेक्स्ट इसमें लिखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम the lesson, and in this lesson the writer is describing the poor condition of a farmer family. The writer is saying, अब यहाँ पे explanation हम शुरू करते हैं। writer is describing या saying that these poor farmers used to have an onion, a piece of bread, a bowl of pulse, and with this there was a milk, perhaps a bit of goat cheese. These poor farmers didn't take tea or coffee or fat or sweet or meat. They only eat one time. $100 a year. They earned only a small amount, and this amount was not more than $100 per year. That is $2 in a week, and this small amount was very hard to earn. By selling the baskets to those people who were very poor, and that is why the children, when saw an American, it was a very good market for them. These children
were selling basket, and writer bought one tiny basket for a few anna, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupee, and he also purchased a lovely sewing basket for a rupee, and he also purchased a few fans for an anna or two per piece. तो आगे अब देखते हैं, माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी जो हाथ थे वो भरे हुए थे। हम यहाँ से ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आई बॉट वन टिनी बास्केट, मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आना में खरीद ली, अनदर फ्रूट बास्केट, और दूसरी वाली एक फलों की टोकरी कुछ ज़्यादा पैसे में खरीदी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, एक सुंदर सी वेस्ट पेपर रद्दी की बनी हुई, रद्दी पेपर से बनी हुई बास्केट 1 रुपए में मैंने खरीदी। अ लवली सिविंग बास्केट, सिलाई करने के लिए एक सुंदर सी बास्केट टोकरी को 1 रुपए में खरीदा। अ फ्यू फैंस, कुछ पंखे भी हाथ के बुने हुए मैंने खरीदे। फॉर एन आना, 1 आना में या 2 आना पर पीस के हिसाब से मैंने खरीदे। अब जो माई आर्म्स थी वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, अर्थात लेखक कह रहा है कि मेरे हाथ जो है वो भर गए थे और अभी भी मैंने 50 सेंट्स अर्थात 50 सेंट भी मेरे खर्च नहीं हुए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, वेयर्स अपने सामान, गुड्स, तो बच्चे अपने वेयर्स सामान को बेचते हुए चिल्लाते हुए पास्ट चले गए। आई वाज यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आइए सबसे पहले हम ऊपर देख लेते हैं इसका context. In these lines, the writer is saying that the refugee children that were selling the basket gathered him and they were selling their basket, and the writer purchased from them a tiny basket for few anna. He purchased also a fruit basket for a bit more, a beautiful waste papers basket for a rupee, and he also purchased a lovely sewing basket for a rupee. Again he purchased few fans for an anna or 2 per piece. He purchased lovely sewing basket for a rupee and some fans. Soon his arms were filled with these articles, and yet he had not spent yet 50 cents. And after selling these things, basket passed in shouting their wares. आगे देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट। आई वॉज अ प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, मैं पूरी तरह से प्रिजनर था, एक कैदी था, और कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से मैं घिरा हुआ था, और अनेबल टू मूव, मैं मूव नहीं कर सकता था, अर्थात मूव करने में असमर्थ था, किसी तरह की घूम भी नहीं सकता था मैं। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर, और इनमें से सबसे एग्रेसिव
जो बहुत ही आक्रामक एक वेंडर थी, बेचने वाली लड़की थी, वो जिसके नाम पर इस पाठ का शीर्षक दिया गया था, इसकी टाइटल दी गई है। तो वो सुंदर लड़की जो है वो मेरे सामने थी। उस लड़की की उम्र 9 अर्थात 9 वर्ष की लड़की थी, जो कि इन फ्रंट ऑफ अर्थात मेरे सामने ये थी। सी हैड अ लवली बास्केट, उसके पास एक सुंदर सी बास्केट थी अर्थात एक टोकरी थी, विद हैंडल, जिसमें हैंडल लगा हुआ था पकड़ने के लिए। एंड सी वांटेड अ रूपी, वो इसके 1 रुपए और आधे अर्थात 1.5 रुपए वो इसके लिए चाह रही थी। और अबाउट 30 सेंट्स, जिसका मतलब है कि वो 30 सेंट जो है इस अपनी स्मॉल और ब्यूटीफुल बास्केट की चाह रही थी। सी वाज अर्नेस्ट प्लीडर, वो एक मिन्नतें करने वाली, बहुत अच्छी तरह से विनती करने वाली प्लीडर थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड, वो इस तरह से प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, बेचने के लिए इस तरह से इस टोन में विनती कर रही थी कि दैट वुड रिंग एनी हर्ट, कि उसके इस टोन से किसी का भी हृदय, वो रिंग एनी हर्ट, किसी भी हृदय को पिघला सकता था। माई आर्म्स वर फुल, मेरी जो बाहें थीं वो भरी हुई थीं। आई हैड नो रूम, रूम कमरा, यहाँ पर जगह, तो मेरे पास अब और कोई जगह नहीं थी उन सामान को रखने की। लेट अलोंग एनी नीड, और अब कोई ज़रूरत भी नहीं थी अनदर बास्केट की, दूसरी टोकरी की। तो आइए इसको हम फिर से देख लें। कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे कि इन दीज लाइन्स द राइटर इज सेइंग दैट one beautiful girl came to in front of him। अब हम इसका explanation लिखते हैं। The writer is saying that he was completely like a prisoner because the boys had surrounded him and the writer was unable to move from there. And among these children there was a most diligent, aggressive vendor, and this was none other than a beautiful girl of 9 years old. And this little girl was in front of the writer. The girl was selling a beautiful basket with handle, and she was selling this basket for a rupee and a half. This girl was very earnest pleader. There were tears in her eyes, and she was praying and begging in such tones that can influence anybody's heart. And writer is saying that his arms were full and he had no room for another things, and there was no need to purchase other goods. अब यहाँ से फिर देख लीजिए,
बैलेंसिंग माई बास्केट, अपनी बास्केट्स को, टोकरी को बैलेंसिंग करता हुआ अर्थात संभालता हुआ, संतुलित करता हुआ, मेरे फैंस को, मेरी जो फैंस अर्थात जो हाथ के बुने हुए पंखे थे उनको लेफ्ट आर्म में, बाएं हाथ पे उनको मैं संतुलित करता हुआ और दूसरे में उस बास्केट को संतुलित करता हुआ, बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, बाएं हाथ से मैं उन बास्केट्स को, टोकरी को और उन पंखों को बैलेंस करते हुए, संतुलित करते हुए, आई रीच्ड इनटू माई रॉकेट राइट कोट आई रीच्ड, मैंने अपने दाहिने कोट की जेब में हाथ डाला एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी भर जो चेंज थे, खुले सिक्के थे, वो मैंने लिए। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद ये 15 सेंट सब मिला करके रहे होंगे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जिनको मैंने उस लड़की के बास्केट में जो है वो डिपॉजिटेड अर्थात रख दिए, डिपॉजिट कर दिए, जमा कर दिए। जो वो मेरे सामने एक छोटी सी लड़की थी और मेरे सामने जो है वो निवेदन कर रही थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, और इस तरह से मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि मैं अब और नहीं खरीद सकता। आई कुड नॉट बाई द गिवन, अब मैं और चीज़ें नहीं खरीद सकता। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए मैं इसको फिर से देखने की कोशिश करते हैं आगे कि इन दीज लाइन्स द राइटर इज डिस्क्राइबिंग दैट a girl of 9 came in front of the writer and she was selling a basket. तो आगे देखिए, in these lines the writer is saying that his arms were full with the articles. He balanced his baskets and fans in his left arm, and he took a handful of change, perhaps 15 cents in all, and deposited in the basket of the young girl. So the writer was trying to explain to that girl that he can not buy the basket and he is giving this money for a charity. वो केवल इस अपने धन को जो है उसको दान के रूप में उसको दे रहा है। दिस चाइल्ड ऑफ 9, और ये 9 वर्ष की जो लड़की थी, ड्रेस्ड इन रैक्स, जो कि चिथड़ों में, फटे पुराने कपड़ों में लिपटी थी, ड्रेस्ड पहनी हुई थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और ये स्टारवेशन की एज में थी, भुखमरी के कगार में थी। रेज्ड हर चिन, यहाँ पे चिन लिखा, चिन, तो उसने अपनी ठुड्डी को, दाढ़ी को उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट, और अपने बास्केट में हाथ डाला। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और एक प्राइड, गर्व के साथ, और ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी, एक
स्त्री की जो सहज ग्रेसियसनेस होती है, सहज सुंदरता और आत्म जो सम्मान होता है, प्राइड होता है, गर्व होता है, पूरे सम्मान के साथ उस पैसे को हैंडेड द मनी बैक टू मी, उस धन को फिर से उसने मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग, अब केवल एक ही चीज़ थी जो मैं कर सकता था। आई कुड डू, आई बॉट द बास्केट, मैंने उस बास्केट को खरीद लिया, उस टोकरी को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आँखों के अश्रुओं को पोंछ लिया। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के नीचे उतर कर चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, अपनी ग्रास हट अर्थात घास की जो बनी झोपड़ी थी उधर की तरफ वो कहीं विलीन हो गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, उस रात को उसको करीब 30 सेंट्स 30 सेंट्स जो है वो मिल गए होंगे। तो आइए अब हम इस बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट हिस्से को देखते हैं। तो इन दीज लाइन्स द राइटर इज डिस्क्राइबिंग, पहले ये कॉन्टेक्स्ट हम देख लेते हैं। द राइटर इज डिस्क्राइबिंग दैट he gave about 15 cents to the girl, उसने उस लड़की को करीब 15 रुपए उसके दे दिया था लड़की को, क्योंकि he was unable to purchase the basket, क्योंकि वो उसको खरीद नहीं सकता था बास्केट को। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इन दीज लाइन्स द राइटर इज सेइंग दैट ही वाज अनेबल टू परचेज द बास्केट एंड दिस लवली बास्केट वाज वेरी ब्यूटीफुल, बट ही हैज नो नीड एंड देयर वाज नो रूम फॉर इट। सो he gave about one handful change, and he deposited that amount in the basket of that girl. But that girl, who was only 9 years old, got this money from the basket, and he returned this amount with a pride and graciousness of a lady. And the writer was very impressed by this. The girl wiped her eyes, smiled, and went down from the platform towards his hut, and she thus earned at least 30 cents that night. तो आगे आइए, इसका क्लोजिंग हिस्सा है। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने इस छोटी सी जो घटना थी, इवेंट थी, स्टोरी थी, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू से मैंने बताया। आई टोल्ड हिम इट वाज वन रीजन, और मैंने ये बताया कि यही मेरा कारण है कि आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, यही वो कारण है जिससे मुझे भारतवर्ष से प्रेम है। बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। द पीपल आई सा इन इंडिया, जो लोगों को मैंने भारत में देखा, जो दोज इन विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसेज,
चाहे वो गांव के लोग हों, चाहे वो बड़ी बड़ी ऑफिसों में काम करने वाले लोग हों, उनके बहुत प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उनमें प्राइड है, गर्व है और एक जीवंत सेंस ऑफ डिसेंसी, श्रेष्ठता का एक उनमें सेंस है, समझ है, और उनके सिटीजनशिप की भी उच्च श्रेष्ठ नागरिकता की भी उनमें समझ भरी हुई है। दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, वो स्वतंत्रता के लिए उतावले भी हैं, उनमें आज़ाद होने की तीव्र पैशन है, भावना है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये छोटी सी लड़की, बॉर्न इन स्कलर एंड पॉवर्टी, जो गंदगी में और पॉवर्टी में, गरीबी में जिसने जन्म लिया, एजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, और जो ग्रामर में अर्थात अशिक्षित थी वो आदतों में, और ग्रामर में भी, पढ़ाई लिखाई में भी वो अशिक्षित लड़की थी। उसने मुझको हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के गर्म सोल की, आत्मा की एक झलक दे दी। तो मित्रों, इस तरह से हमारा आज का ये जो लेसन है वो यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं, और फिर से हम किसी नए लेसन के साथ आपके बीच में होंगे। आप इसको देखते रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, थैंक्स।